हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू एचजी ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यह बायोलॉजी का पार्ट 19 है और चैप्टर का नाम है विकास। ठीक है, तो आपने ट्वेल्थ में आई होप पढ़ा होगा ये चैप्टर। तो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा तो नहीं आते एग्ज़ाम में, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको मिल जाएंगे एक दो क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देखना। ज़्यादा MCQs नहीं है, 41 है, तो ध्यान से देखना एक एक सभी MCQs को। बाकी इस चैप्टर से इतने ही इंपॉर्टेंट बन रहे थे, अब इससे ज़्यादा तो शायद ही कोई MCQs हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी MCQs को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रम विकास संबंधित विज्ञान है। क्रम विकास संबंधित विज्ञान है, तो कौन सा विज्ञान है जो कि क्रम संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर जीवों के इतिहास का अध्ययन। क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवों के इतिहास का विज्ञान या अध्ययन कर सकते हैं, क्रम विज्ञान संबंधित विज्ञान होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन है जो कि असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका यही सही आंसर है, इसमें कोई गलत नहीं है। हर वैज्ञानिक ने अपना अपना तथ्य दिया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। चलो देख लेते हैं एक करके। तो क्या है, पहला, ब्रह्मांड लगभग 20 बिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, ये भी सही है। और बी है, बिग बैंग परिकल्पना ने समझाया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोटक से हुई थी। ठीक है, और तीसरा है, वर्तमान समय की आकाश गंगाओं का निर्माण गुरुत्वीय दबाव के अधीन हाइड्रोजन एवं हीलियम के संगठन से हुआ था। ठीक है, तो ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना दिया था, बट अभी तक तो कुछ प्रूफ नहीं हो पाया कि जीवन की उत्पत्ति मतलब पृथ्वी का विकास कैसे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अत्यधिक व्यापक रूप से क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक अत्यधिक व्यापक रूप से स्वीकृत परिकल्पना के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी के वातावरण का मिश्रण था। तो एक अत्यधिक व्यापक रूप से, ठीक है, और परिकल्पना के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी का वातावरण का मिश्रण था। तो कैसा था उसका मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CH4NH3H2 एवं जल का वाष्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लंबे समय तक यह माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति सड़े गले पदार्थों जैसे घास फूस कीचड़ आदि से हुई है, यह परिकल्पना थी। तो ये जो फ्रेंड्स परिकल्पना थी इन्होंने किसने दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैनस्पर्मिया ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, लंबे समय तक माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति सड़े गले पदार्थों जैसे घास फूस कीचड़ आदि से हुई थी। यह परिकल्पना किसकी थी, पैनस्पर्मिया की। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीय वायुमंडल से प्राथमिक वायुमंडल के रूपांतरण के दौरान उपस्थित NH3 के साथ क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, द्वितीय वायुमंडल से प्राथमिक वायुमंडल के रूपांतरण के दौरान उपस्थित एमीन के साथ क्या होता है। ठीक है, तो अमोनिया के साथ क्या होता है यहाँ पे ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह हाइड्रोजन एवं जल में ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या होता है, वह हाइड्रोजन एवं जल में ऑक्सीकृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिलर ने अपने प्रयोगों में निम्न में से कौन से मिश्रण से साधारण अमीनो अम्ल को संश्लेषित किया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मिलर ने अपने प्रयोगों में निम्न में से कौन से मिश्रण से साधारण अमीनो अम्लों को संश्लेषित किया था। जो साधारण अमीनो अम्ल उनको संश्लेषित किया था मिलर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CH4NH3H2 एवं जल का वाष्प। ठीक है, संश्लेषित किया था।
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप लोग ध्यान से बस देखो, सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एग्जाम में भी कुछ ज़्यादा नहीं वैसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं बट थोड़े घुमाए रहते हैं। तो क्वेश्चन जब भी पढ़ना तुम लोग तो ध्यान से उसको पहले पढ़ना, फिर उसके बाद ही सही टिक करना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आंसर तो क्वेश्चन में छुपे होते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर तो कराए दिए हैं, 2-4 चैप्टर और बचे होंगे या 2-3 चैप्टर जो कि बायोलॉजी के होंगे। एक मेंडल का नियम वगैरह भी रह गया है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अभी उसकी क्वेश्चन अभी तैयार किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यदि पृथ्वी पर जैविक अम्लों का उत्पादन यज के साथ किसके संयोजन के द्वारा हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 है, आदि पृथ्वी पर जैविक अम्लों का उत्पादन यज के साथ हुआ, मतलब यज मतलब हाइड्रोजन के साथ हुआ, जिसके संयोजन के द्वारा। तो इसके संयोजन के द्वारा क्या हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया एवं मीथेन। क्या हो जाएगा? अमोनिया एवं मीथेन प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम कोशिका के समान संरचना प्रारंभ में दिखाई दी। प्रथम कोशिका के समान संरचना प्रारंभ में दिखाई दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र में। कहाँ दिखाई दी थी? समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया गया चित्र मिलर के प्रयोग को दर्शाता है। ए, बी, सी, डी एवं ई की लेबलिंग के लिए सही संयोजन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग फिगर को देख सकते हो। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है, एंड बी NH3 अमोनिया को, और सी है ठंडा पानी, और डी है निर्वात AU ट्रैप। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डार्विन के अनुसार अनुकूलता है। डार्विन के अनुसार अनुकूलता है, तो डार्विन के अनुसार अनुकूलता क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रजनन अनुकूलता, जो कि डार्विन के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मलय द्वीप समूह संबंधित है। मलय द्वीप समूह संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेलस द्वारा देखे गए द्वीपों का एक समूह, जो कि मलय द्वीप समूह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीवाश्म अवशेष होते हैं। जीवाश्म अवशेष होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, किसके अवशेष होते हैं जीवाश्म? तो जीवों के कठोर भाग जो चट्टानों में पाए जाते हैं, वही जीवाश्म के अवशेष होते हैं। ठीक है, जीवों के कठोर भाग, हड्डी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवाश्म उपयोगी है। जीवाश्म उपयोगी है, तो किसके लिए उपयोगी है जीवाश्म? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ए क्या है? लुप्त जीवों के अध्ययन में, एंड जीवों के, दूसरा है बी है जीवों के इतिहास के अध्ययन में, इसलिए जीवाश्म उपयोगी है। ठीक है, इसके अध्ययन वगैरह में। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, जंतुओं में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अर्जित किए अनुकूलन के कारण भिन्न तथा समान संरचनाएं विकसित हुई, यह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जंतुओं में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अर्जित किए अनुकूलन के कारण भिन्न तथा समान संरचनाएं विकसित हुई, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपसारी जैव विकास। क्या हो जाएगा? अपसारी जैव विकास। क्वेश्चन नंबर 15 है, विभिन्न जंतुओं में सजातीय अंगों की उपस्थिति क्या इंगित करती है? क्वेश्चन नंबर 15 है, विभिन्न जंतुओं में सजातीय अंगों की उपस्थिति क्या इंगित करती है? सजातीय अंगों की उपस्थिति क्या इंगित करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान वंश। क्या हो जाएगा? समान वंश को ये इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी संरचना पक्षियों के पंखों से मिलती जुलती है?
निम्न में से कौन सी संरचना है जो कि पक्षियों के पंखों से मिलती जुलती है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, व्हेल के फ्लीपर, ठीक है, जो कि पक्षियों के पंखों से मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पक्षियों के पंख एवं कीटों के पंख निम्न में से क्या दर्शाते हैं? तो यहाँ पे ये बताना जो पक्षियों के पंख हैं एंड कीटों के पंख हैं वह निम्न में से क्या दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समरूप संरचना एवं सम्मिलित जैव विकास दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? समरूप संरचना और या एवं सम्मिलित जैव विकास दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑक्टोपस की आँख एवं बिल्ली की आँख संरचना का भिन्न प्रकार दर्शाती है जबकि समान कार्य करती है, उदाहरण है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना क्या दिया है, ऑक्टोपस की आँख और एवं बिल्ली की आँख संरचना का भिन्न प्रकार दर्शाती है जबकि समान कार्य करती है, उदाहरण किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समरूप अंग जो अभिसारी जैव विकास के कारण विकसित हुए। क्या हो जाएगा? समरूप अंग जो अभिसारी जैव विकास के कारण विकसित हुए। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रम विकास संबंधित अभिसरण निम्न में से किसका विकास है? क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, क्रम विकास संबंधित अभिसरण निम्न में से किसका विकास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न वंश के समूह में लक्षणों का समान समूह। किसका विकास दर्शाता है या होता है? ऑप्शन नंबर बी है, भिन्न वंश के समूह में लक्षणों का समूह, समान समूह, ठीक है, यहाँ पे समान समूह रहेगा। क्वेश्चन ये था, क्रम विकास संबंधित अभिसरण निम्न में से किसका विकास है? तो भिन्न वंश के समूह में लक्षणों का समान समूह, ये इसका विकास है। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखना, देखने में बड़ा लग रहा है बट है कुछ नहीं, ध्यान से बस पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 20 को, इंग्लैंड में 1850 में औद्योगिकीकरण होने से पहले यह देखा गया कि वृक्षों पर गहरे रंग के पंखों वाले या मेलेनिन वाले कीटों की अपेक्षा सफ़ेद पंखों वाले कीट अधिक थे। यद्यपि समान क्षेत्र में संग्रह किया गया किंतु औद्योगिकीकरण के बाद 1920 में समान क्षेत्र में गहरे रंग वाले कीट थे, अर्थात अनुपात विपरीत हो गया था। इस परिवर्तन के लिए संभावित कारण या अनुमान लगाइए। तो इसमें सिंपली वही बताना फ्रेंड्स, जब 1950 चल रहा था तो उसमें औद्योगिकीकरण होने में वहाँ पे जो वाइट कलर वाले जो कीट थे वो ज़्यादा थे, बट जब 1920 में समान क्षेत्र में ही गहरे रंग वाले कीट अधिक थे तो उनका अनुपात क्या था एंड विपरीत परिवर्तन के लिए संभावित कारण क्या है? तो इसका अनुमान लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए, प्राकृतिक चयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, औद्योगिकी मेलेनिनता उदाहरण है। औद्योगिक मेलेनिनता उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक चयन। किसका उदाहरण है? प्राकृतिक चयन का। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समान वंशावली रूप से भिन्न कार्यात्मक संरचनाओं का विकास कहलाता है। एक समान वंशावली रूप से भिन्न कार्यात्मक संरचनाओं का विकास कहलाता है, तो क्या कहलाता है विकास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुकूली विकरण। क्या कहलाता है? अनुकूली विकरण। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैलापैगोस द्वीप समूह पर तुतिया के प्रकार में विविधता एवं विभिन्न आहार संबंधित आदतों के लिए अनुकूलन डार्विन के द्वारा देखा गया, इस निम्न में से किसके प्रमाण उपलब्ध करवाया? तो क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से आप लोग भी पढ़ लेना। बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति। तो डार्विन द्वारा क्या देखा गया था? प्राकृतिक चयन के द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति, इसका यही प्रमाण उपलब्ध करवाया।
क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑस्ट्रेलियन शिशुधानी प्राणी निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑस्ट्रेलियन शिशुधानी प्राणी निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अनुकूलन विकरण। क्या हो जाएगा? अनुकूलन विकरण, जो कि ऑस्ट्रेलियन शिशुधानी प्राणी निम्न में से इसी का उदाहरण है, अनुकूलन विकरण का। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुकूली विकरण दिया गया चित्र क्या इंगित करता है? यहाँ पे जो फिगर दिया है और अनुकूली विकरण द्वारा दिया गया चित्र क्या इंगित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणों की पुनरावृत्ति। क्या हो जाएगा? भ्रूणों की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 26 है, नई प्रजाति के विकास में अनुकूली विकरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। नई प्रजाति के विकास में अनुकूली विकरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण है इनमें से नई प्रजाति के विकास में? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला है डार्विन की फिंचेस, और बी है ऑस्ट्रेलियन के शिशुधानी प्राणी, और सी है स्तनधारियों में गमन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी अवधारणा चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक की परिकल्पना में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी अवधारणा चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक की परिकल्पना में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक साम्यावस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, योगात्मक का जीवित रहना किसके कारण संभव हो सका है? योगात्मक का जीवित रहना किसके कारण संभव हो सका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूल विविधताएं। किसके कारण जीवित रहना संभव हो चुका है? अनुकूलन विविधताएं। क्वेश्चन नंबर 29 है, डार्विन के अनुसार जैविक जैव विकास के कारण हुआ था। डार्विन के अनुसार जैविक जैव विकास के कारण हुआ था। तो क्या हुआ था इनके कारण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, अगर एग्जाम में आ जाए तो इंटरसेप्टिक एंड कॉम्प्लिकेशन, तो तुम लोग देख लेना वहाँ पे। वैसे वहाँ पे कभी कभी डायरेक्ट दे देते हैं, तो जल्दी नहीं देते, बट साथ में पढ़ते चलो, फार्मेसी में काम आएगा। अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डार्विनवाद के अनुसार निम्न में से क्या नहीं समझाया गया? डार्विनवाद के द्वारा निम्न में से क्या नहीं समझाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योगात्मक का आगमन। क्या हो जाएगा? योगात्मक का आगमन, जो कि डार्विन द्वारा नहीं समझाया गया था। ठीक है, या कह सकते हैं यह प्रस्ताव नहीं दिया गया था। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ते टाइम। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जैव विकास में डार्विन की परिकल्पना की दो मुख्य अवधारणाएं निम्न में से कौन सी हैं? जैव विकास में डार्विन की परिकल्पना की दो मुख्य अवधारणाएं निम्न में से कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी, सहायक वंश एवं प्राकृतिक चयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, लैमार्क की जैव विकास की परिकल्पना अन्य नाम से भी जानी जाती है। लैमार्क की जैव विकास की परिकल्पना अन्य नाम से जानी जाती है। तो अन्य कौन से नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक लक्षणों की परिकल्पना। किस नाम से जानी जाती है? आनुवांशिक लक्षणों की परिकल्पना, जो कि लैमार्क की जैव विकास परिकल्पना अन्य नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन से कथन द्वारा डार्विनवाद अत्यधिक संभावित रूप से अमान्य सिद्ध हुआ? क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्न में से कौन से कथन द्वारा डार्विनवाद अत्यधिक संभावित रूप से अमान्य सिद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या है? जैव विकास काफ़ी समय से उद्देश्यहीन एवं आदिशात्मक
परिवर्तनों के रूप में बेहतर देखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यही सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुवांशिक साम्यावस्था इस घटना का उल्लेख करती है कि। तो जो अनुवांशिक साम्यावस्था वह किस घटना का उल्लेख करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? एक आबादी में लक्षण लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? एक आबादी में लक्षण लगातार परिवर्तित होते रहते हैं या बदलते रहते हैं? नहीं, बदलते नहीं रह जाएगा, परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब एक से दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है, तो कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, P2 + 2PG + Q2 = 1 या बराबर 1। ठीक है, ये हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सी स्थिति हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत में क्रम विकास संबंधित परिवर्तन के विस्तार को दर्शाती है? तो यहाँ पे दर्शाना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दर्शाती है, यहाँ पे दर्शा हो गया है टाइपिंग में थोड़ी, यहाँ पे ऐसे रह जाएगा। ठीक है, क्या है? निम्न में से कौन सी स्थिति हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत में क्रम विकास संबंधित परिवर्तन के विस्तार को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मापित मान एवं अपेक्षिक मान के बीच अंतर। ठीक है, किसको दर्शाती है? मापित मान एवं अपेक्षिक मान। ध्यान देना, यहाँ पे मापित मान को और अपेक्षिक मान के बीच को अंतर को दर्शाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनुवांशिक साम्यावस्था में बने रहने की आबादी की प्रवृत्ति निम्न में से किससे द्वारा अव्यवस्थित होती है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? अनुवांशिक साम्यावस्था में बने रहने की आबादी की प्रवृत्ति निम्न में से किसके द्वारा अव्यवस्थित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रम रहित समागम की कमी। किसके द्वारा अव्यवस्थित रहती है? ऑप्शन नंबर डी, क्रम रहित समागम की कमी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अनुवांशिक विचलन निम्न में से किसमें प्रचलित होता है? अनुवांशिक विचलन निम्न में से किसमें प्रचलित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी पृथक की हुई आबादी। क्या हो जाएगा? छोटी पृथक की हुई आबादी। क्वेश्चन नंबर 39 है, जैव विकास में XX चयन प्रक्रिया का एक प्रकार है जो एक विशेष दिशा में आबादी के परिवर्तनों को बढ़ावा देता है। तो एक छोटे बड़े आकार के जीवों को आबादी परिवर्तनों के औसत आकार में समर्थन देता है। यक्स को पहचानिए। तो इसमें यक्स क्या हो जाएगा? इनको पहचानना है। तो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देख रखना फ्रेंड, जैव विकास से XX चयन की प्रक्रिया एक प्रकार है जो कि विशेष दिशा में आबादी के परिवर्तनों को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे छोटे एवं बड़े आकार के जीवों की आबादी परिवर्तनों के औसत आकार में समर्थन देता है। इस यक्स को पहचानिए। जो एक्स्ट्रा यक्स यहाँ पे जुड़ गया है, इसमें इसकी समर्थन देता है, तो इसको पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिशात्मक चयन। किसको ये समर्थन आकार देता है? दिशात्मक चयन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूवैज्ञानिक समय मापक कौन से काल को मछली का स्वर्णिम युग माना गया है? भूवैज्ञानिक समय मापक कौन से काल को मछली का स्वर्णिम युग माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसको माना गया है? ऑप्शन नंबर सी, डियोनियम को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा विलुप्त जंतु है? निम्न में से कौन सा विलुप्त जंतु है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्कियोप्टेरिक्स। क्या हो जाएगा? आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि एक विलुप्त जंतु है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे 41 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से लिए गए थे, विकास वाले। देखो, ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बट तुम लोग ध्यान से देख लेना, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्या पता 1-2 आ ही जाएँ, अगली बार नहीं आया तो क्या हुआ, इस बार आ सकते हैं।
तो बस ध्यान से वीडियोज़ को देखना एंड नोट डाउन करते हो तो करते रहना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।